जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्दर्न बिहार प्लेन के सॉइल्स के बारे में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सदर्न बिहार प्लेन के सॉइल्स के बारे में और बिहार में जो सॉइल की समस्या है उसके बारे में। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्दर्न बिहार की सॉइल है वो सॉइल जो है हिमालयाज़ के पास जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उसके वेदरिंग की वजह से फॉर्म हुई है। प्लस उधर से जो नदियाँ आती है हिमालय के साइड से, तो उन नदियों के बहने की वजह से और वो नदियाँ जब पत्थर से टकराती हैं तो उन रॉक्स में वेदरिंग होती है, उसकी वजह से वो सॉइल जो है वो फॉर्म हुई है। उसी तरीके से जो सदर्न बिहार साइड की जो सॉइल है उनका फॉर्मेशन हुआ है जो छोटा नागपुर प्लेटू के साइड से जो नदियाँ आती हैं उसकी वजह से, या वहाँ पे जो छोटे छोटे हिल्स प्रेजेंट हैं और वहाँ पे जो रॉक्स हैं तो उन रॉक्स की वेदरिंग से। तो देखिए, जो नदियाँ छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती हैं जैसे कि सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल, तो ये सभी जो हैं जब गंगा की तरफ आती हैं तो ये साथ में अपने साथ डिपॉजिट भी लेके आती हैं और यही डिपॉजिट जो है ये अलुवियल प्लेन जो है सदर्न बिहार का फॉर्म करता है। और इस डिपॉजिट में क्या होता है कि सैंड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए सदर्न बिहार की जो सॉइल है उसमें सैंड के पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा है। और सदर्न बिहार के सॉइल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कगरी सॉइल, दूसरा ताल सॉइल, तीसरा है ओल्ड अलुवियल सॉइल या इसको करेल केवल सॉइल भी बोलते हैं, और चौथा है बल्थर सॉइल। तो पहले बात करेंगे कगरी सॉइल के बारे में। तो देखिए, कगरी सॉइल जो है ये गंगा के सदर्न बैंक पे प्रेजेंट है। इसके अलावा सोन नदी, फल्गु नदी और जो क्यूल नदी है इसके आसपास के एरिया में भी कगरी सॉइल प्रेजेंट है। और इस सॉइल में लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ये सॉइल जो है वो लाइम स्टोन के वेदरिंग से बनी हुई है। प्लस इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर होता है। और ये सॉइल यूज़ किया जाता है बार्ले के कल्टीवेशन के लिए, वेजिटेबल्स के, मेज़ के और चिली के कल्टीवेशन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो मैप प्रोवाइड किया था उसमें कुछ गलतियाँ थी, आप जो है इस मैप को फॉलो करिएगा, ये जो है बिहार सॉइल का सही मैप है। इसके अलावा मैंने जो नोट्स आपको दिया है उसमें भी मैं इस मैप को जो है चेंज कर दूंगा। तो इस मैप में देखिए, ये है कगरी सॉइल का एरिया, यानी कि ये ताल सॉइल जो है ताल सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है कगरी सॉइल, यानी कि ताल सॉइल के नॉर्दर्न साइड में कगरी सॉइल प्रेजेंट है और कगरी सॉइल के नॉर्थ में प्रेजेंट है ओल्ड अलुवियल या भंगर सॉइल। अब बात करते हैं ताल सॉइल के बारे में। तो देखिए, ताल सॉइल का जो एरिया है ये बक्सर से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर की है और इसकी विड्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ने में घट जाती है। ये देखिए, ये ताल सॉइल है और इसकी विड्थ यहाँ पे आके पतली हो गई है। तो ये एरिया जो है ये बक्सर से भागलपुर तक है और इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। और ये एरिया बारिश के टाइम में जो है हमेशा पानी से डूबा हुआ रहता है और इसी रीज़न की वजह से ये सॉइल जो होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, ग्रे इन कलर होती है और इस सॉइल में जो क्ले की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। प्लस ये सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या इस सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ जो रबी क्रॉप्स हैं वही ग्रो किए जाते हैं। और ख़ासकर ये सॉइल जो है वो पल्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। ताल एरिया आपको पता ही होगा कि जो गंगा नदी है उसके साउथ में जो है प्रेजेंट है ताल वाला एरिया, और ये एरिया जो है ज़्यादातर टाइम वो हमेशा पानी से डूबा हुआ रहता है, इसीलिए इसको ताल, पॉन्ड या लेक भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं करेल केवल सॉइल, या इसको आप ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोल सकते हैं। और ये सॉइल जो है वो डार्क ब्राउन से येलो कलर की सॉइल होती है और ये सॉइल बनती है सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी के एलुवियम डिपोजिशन की वजह से। यानी कि ये नदियाँ जब बहती हैं तो वो जो डिपोजिशन के साथ आता है वही है करेल केवल सॉइल। तो ये सॉइल जो है करेल केवल ये ताल एरिया के साउथ में है। इस मैप में देखिए, तो ये वाला जो एरिया था ये ताल सॉइल का एरिया है और इसके साउथ में प्रेजेंट है करेल केवल सॉइल, या इसको ओल्ड अलुवियल सॉइल भी बोल सकते हैं। और करेल केवल सॉइल बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो रोहतास में, गया में, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में प्रेजेंट है। और ये सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, प्लस इसकी जो वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सॉइल जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है राइस के कल्टीवेशन के लिए, प्लस कुछ रबी क्रॉप्स जैसे कि वीट, फ्लैक्स, पल्सेस और चिकपीस के लिए। तो आइए इसको मैप में देखते हैं पहले बल्थर सॉइल कहाँ प्रेजेंट है। तो इस मैप में देखिए, ये जो पतली सी स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ये बल्थर सॉइल का एरिया है। तो बल्थर सॉइल जो है ये कैमूर से लेके भागलपुर तक फैली हुई है और लगभग 8 से 15 किलोमीटर का ये एरिया जो है कवर करती है। और इस सॉइल में छोटे छोटे ग्रेवल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसका कलर थोड़ा सा रेड होता है। और बल्थर सॉइल जो है ये एसिडिक इन नेचर होती है, यानी कि इसका पीएच जो है वो 7 से कम होता है, इसीलिए ये सॉइल जो है एसिडिक होती है। इस सॉइल की जो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है और इस सॉइल में आयरन के फ्रेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लस यहाँ पे हमें इरोजन्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस सॉइल का जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये सॉइल यूज़ किया जाता है मेज़,
ज्वार, बाजरा और पोटैटो को ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं बिहार के सदर्न प्लेट्यू में जो सॉइल प्रेजेंट है उसके बारे में। तो देखिए, जो सदर्न प्लेट्यू वाली सॉइल है वो बक्सर से लेके बांका तक फैली हुई है, और इस सॉइल का जनरली जो कलर होता है वो रेड एंड येलो होता है। और इस सॉइल का ये कलर होता है किसकी वजह से? तो यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से, मॉइस्चर और एलिवेशन वेरिएशंस की वजह से। तो दो तरीके के सॉइल जो हैं वो सदर्न प्लेट्यू में पाई जाती हैं। इस मैप में देखिए, एक है रेड सैंडी सॉइल, ये वाला एरिया है, और दूसरी है रेड एंड येलो सॉइल। तो पहले बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो देखिए, ये सॉइल जो है ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने की वजह से बनी है। ठीक है, ये सॉइल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग की वजह से फॉर्म हुई है। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के? तो बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर में ये सॉइल जो है पाई जाती है। और इस सॉइल में जो आयरन के एलिमेंट्स की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सॉइल जो है देखने में रेड दिखाई देती है। प्लस इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी होती है और ह्यूमस भी कम होता है, इसीलिए ये सॉइल जो है उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। लेकिन इस सॉइल में कुछ ग्रेन्स और पल्सेस कल्टीवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेड सैंडी सॉइल, और ये सॉइल जो है रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और ये सॉइल बनी हुई है रेड सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन के वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन की वजह से, और देखने में ये रेड और येलो कलर की दिखाई देती है। प्लस इस सॉइल में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से इस सॉइल का जो ह्यूमस अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये सॉइल जो होती है उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि इस सॉइल में सैंड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। और इस सॉइल में ज्वार, बाजरा और मेज़ जो है कल्टीवेट किया जाता है। अब बात करते हैं बिहार में सॉइल के प्रॉब्लम की। तो देखिए, बिहार का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 9.36 मिलियन हेक्टेयर का है, और इसमें से 5.242 मिलियन हेक्टेयर जो है, यानी कि लगभग बिहार का केवल 60% जो एरिया है कल्टीवेशन का वही यूज़ किया जाता है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें कि बिहार में कितना लैंड एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, तो बिहार का टोटल लैंड एरिया है 7.946 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि इतना एरिया बिहार में, इतना लैंड ऐसा है जहाँ पे कल्टीवेशन जो है किया जा सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केवल 60% एरिया में ही कल्टीवेशन किया जा रहा है। और आपको पता है कि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और हमारे बिहार में लगभग 34 टाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। और एग्रीकल्चर में कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस की वजह से जो सॉइल की समस्या है वो बढ़ रही है, और इस समस्या से लगभग बिहार के 30% जो लैंड है वो अफेक्टेड है। तो जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करने की वजह से ये जो समस्या है सॉइल की ये आ रही है, और इसकी वजह से जो है बिहार में लगभग 30% जो लैंड है वो अफेक्टेड है। और मेन जो प्रॉब्लम है, जो हिली एरियाज़ और जो प्लेटी वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सॉइल इरोजन के मेन रीज़न क्या हैं? तो एम्बैंकमेंट से इरोजन, या नदियों के किनारा जो इरोजन होता है, या नदियाँ जो अपना रास्ता चेंज कर देती हैं, रिवर का जो कोर्स है वो जब चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सॉइल का इरोजन होता है। और कोसी रिवर जो है वो सबसे फेमस है अपना पाथ चेंज करने के लिए, तो इस एरिया में भी ज़्यादा हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो लैंड सरफेस है यहाँ पे जो ऊपर सॉइल प्रेजेंट है इसके, तो ये इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाना है, यहाँ से रिमूव होकर जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो ये जो टॉप सॉइल रिमूव हो रहा है इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो देखिए, कोसी नदी के कोर्स चेंज करने की वजह से जो है सॉइल इरोजन की जो समस्या है वो हमें कई जगह देखने को मिलती है, जैसे कि मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और मधुबनी, कटिहार और पूर्णिया। तो यहाँ पे ये इरोजन वाली समस्याएं आती रहती हैं। इसके अलावा कई और नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी, घाघरा, गंडक और गंगा नदी। तो इन नदियों के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है। तो बिहार में जो सॉइल इरोजन की समस्या है उसका मेन जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है? तो सॉइल रिसोर्स का डिप्लीशन, यानी कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है, कम हो रहा है। वहीं जो सॉइल की डेप्थ है उस सॉइल की डेप्थ भी डिक्रीज़ कर रही है, और ये हो रहा है किसकी वजह से? तो ज़्यादातर हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि पेड़ जो हम काट देते हैं उसकी वजह से। तो जब पेड़ कोई लगाता है तो पेड़ की जो जड़ें होते हैं वो जड़ें क्या करती हैं कि उस सॉइल को अपने में बांध के रखती हैं, तो इसकी वजह से इरोजन जो है वो कम होता है। और पेड़ जब आप काट देंगे तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो ईजिली इरोड हो सकती है, चाहे वो वाटर से हो जाए चाहे एयर से हो जाए, तो किसी भी तरीके से वो सॉइल जो है ईजिली इरोड हो सकती है। लेकिन अगर पेड़ लगा हुआ है तो रूट्स की जो जड़ें होंगी वो सॉइल को जकड़ के रखेंगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन अगर होगा भी तो उतना नहीं होगा। वहीं जो बिहार में जो फर्टाइल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से जो है सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो रही है। और बिहार में सॉइल इरोजन कई फॉर्म्स में होता है, जैसे कि शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे।
तो देखिए ज़्यादातर एरियाज़ में जो है शीट इरोजन और रिल इरोजन की समस्या देखने को मिलती है। यानी कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस ज़्यादा बारिश की वजह से जो है जो सॉइल है उसमें इरोजन देखने को मिलता है। यहाँ ज़्यादा बारिश हुई और जो मिट्टी है वहाँ की वो मिट्टी बह के कहीं और चली जाती है। तो जो शीट और रिल इरोजन है इसी की वजह से जो फर्टाइल लैंड है ये बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा बिहार का जो सदर्न प्लेट्यू वाला एरिया है यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है वो रिवर्स की वजह से हो रहा है। और ये मेन समस्या कहाँ पे है तो कैमूर, गया, नवादा, बांका, जमुई, मुंगेर और भागलपुर में ये मेजर प्रॉब्लम है। देखिए जब सॉइल में ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है तो उसके लिए जो फार्मर्स हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो सॉइल को हार्ड बना देता है और इसकी वजह से अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। और इसी तरीके से बिहार में क्या किया जा रहा है कि एक्सेसिव ईल्ड लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए जो है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है और इसीलिए जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रही है। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए इंडिया का जो 30% लैंड है यहाँ पे हमें सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये सॉइल इरोजन जो है ये नॉर्मल सॉइल इरोजन है। वहीं इंडिया के लैंड का 3% एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव टॉप सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। और हमारे देश का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है सॉइल इरोजन के लिए वो है असम की ब्रह्मपुत्र वैली। तो असम का जो ब्रह्मपुत्र वैली है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। इसके अलावा उड़ीसा भी एक हॉटस्पॉट बन चुका है डिस्ट्रक्टिव सॉइल इरोजन के लिए। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इरोजन क्या होता है, तो देखिए अगर एक साल में 100 टन सॉइल जो है अपनी जगह से हट जाती है, यानी कि 100 टन सॉइल पर हेक्टेयर अगर इरोड कर रहा है तो उसको डिस्ट्रक्टिव सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन जो है ये काफ़ी बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज है बिहार में और इसकी वजह से सॉइल की हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ होती है। तो इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो अपर सॉइल होती है, अपर सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो यहाँ पे इरोड हो जाते हैं और इसी की वजह से प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि इस सॉइल इरोजन से सिर्फ प्लांट को इफेक्ट पड़ रहा हो, बल्कि इस सॉइल इरोजन की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है और जो बाढ़ की समस्या है वो बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से जो सेडिमेंट की मात्रा है नदियों में वो बढ़ेगा और सेडिमेंट की मात्रा बढ़ने की वजह से जो फ्लड के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं बिहार में सॉइल इरोजन के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए। तो पहला फैक्टर है रेनफॉल या फ्लडिंग की वजह से, यानी अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोड कर जाती है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसकी वजह से होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को अपने में बांध के रखती हैं। तीसरा है ओवर ग्रेजिंग, यानी जानवर जो घास वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से भी जो सॉइल है वो इरोड होती है। प्लस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सही तरीके से ना करने की वजह से, यानी कि अगर जो खेत है उसमें ज़्यादा गड्ढा खन देंगे तो वहाँ पे भी कई सॉइल जो है इरोड हो जाएगी, यानी कि उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव टिलिंग। इसके अलावा अगर क्रॉप रोटेशन नहीं किया जाता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि हम हर साल जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स है वो ग्रो करें, एक ही क्रॉप जो है अपने खेत में न लगाएं, तो क्रॉप्स को रोटेट करते रहें, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ये एक अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं होती है तो उसकी वजह से भी सॉइल के हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए वाटर इरोजन जो है वो 3 तरह का होता है, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। तो शीट इरोजन का मतलब जैसे शीट होता है, यानी कोई पतली सी शीट है, तो बहुत पतली सी लेयर जब सॉइल की रिमूव होगी तो उसको शीट इरोजन बोलेंगे, ठीक है, वाटर के वजह से ही रिमूव हो रहा है। रिल इरोजन हुआ कि अगर छोटे छोटे चैनल्स फॉर्म हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कहीं कहीं ज़मीन में जो है बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं पानी के बहने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं रिल इरोजन। गली इरोजन क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसकी वजह से जो ज़मीन है वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, उस गड्ढे में पानी भर जाता है तो वहाँ की जो सॉइल है वो इरोड हो जाती है, उसको बोलते हैं गली इरोजन। तो शीट इरोजन हो गया, केवल एक पतली सी जो लेयर है रिमूव हो रही है। रिल इरोजन हो गया कि एक चैनल तरह का, जो चैनल की तरह ऐसे फॉर्म हो जा रहा है ज़मीन में पानी के बहने की वजह से। और गली इरोजन हो गया कि बड़े बड़े चैनल्स फॉर्म हो जा रहे हैं या बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो फॉर्म हो जा रहे हैं पानी के बहने की वजह से। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो होता है गली इरोजन में। इसके अलावा विंड की वजह से सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो भी रिमूव हो जाती है, जैसे आंधी या तूफान आया तो उसमें भी जो सॉइल इरोजन है उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। और खासकर विंड इरोजन उस एरिया में होता है जहाँ पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट है, प्लस जहाँ पे जो खेती वगैरह होती है वो काफ़ी कम है, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी कम है, तो ऐसे एरिया में विंड इरोजन भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है।
तो अधिक से अधिक पेड़ लगा के, ट्रीज लगा के जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस कंट्रोल प्लाउइंग कर सकते हैं, यानी इस तरीके से बांध बना के जो है प्लांटिंग कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। प्लस क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं और टेरेस फार्मिंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरीके के टेरेस बना सकते हैं और इसके ऊपर जो है फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर मान लीजिए अगर पानी बहता भी है तो ज़्यादा इरोजन यहाँ पे नहीं होगा। प्लस हम डैम्स बना के भी जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन है हम उसको रोक सकते हैं। अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ से जुड़े हुए चैलेंजेस के बारे में। तो देखिए, सॉइल में जो है काफ़ी कम अमाउंट में ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये इंपॉर्टेंट है सॉइल के फर्टिलिटी और वाटर रिटेंशन के लिए। यानी कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सॉइल में ज़्यादा होगी तो वो सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल होगा, प्लस वो वाटर को रिटेन भी करेगा। और पिछले 70 सालों में इंडिया में जो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है वो 1% से डिक्रीज़ होकर 0.3% हो चुकी है। इसके अलावा सॉइल में हमें कई तरह की डिफिशियंसीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सॉइल्स में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में जो पैदावार है वो कम हो जाती है। प्लस हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि उत्पाद को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, और ये भी जो है सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करता है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट से संबंधित इश्यूज़ हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर इरिगेशन की प्रैक्टिसेस हैं, तो इसकी वजह से भी सॉइल की हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम खेत में कम पानी यूज़ करेंगे तो उससे भी दिक्कत होती है, और अगर हम ज़्यादा पानी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इरिगेशन कर रहे हैं तो उससे जो है वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है। तो इसीलिए सही अमाउंट में जो वाटर है वो इरिगेशन में यूज़ करना चाहिए, और इससे हम सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। और बिहार में लगभग 70% ऑफ इरिगेशन वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, और क्यों होता है, तो पुअर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की वजह से। इसके अलावा देखिए, पॉपुलेशन प्रेशर और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो फार्मर्स हैं वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी जो सॉइल की हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, हम बायोचार और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बायोचार जो होता है एक कार्बन रिच सब्सटेंस होता है, और इसको ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हीट करके बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, या कोई भी बायोमास हो गया, तो उनको हीट करके इसको प्रिपेयर किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस के थ्रू बायोचार को फॉर्म किया जाता है। तो बायोचार जो है एक चारकोल लाइक सब्सटेंस होता है, और पायरोलिसिस के थ्रू जो है इसको फॉर्म किया जाता है, और इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सॉइल में बढ़ जाती है, प्लस वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी जो है सॉइल की इंक्रीज़ कर जाती है। वहीं जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी वजह से सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो अगर बायोचार और बायो फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाएगा तो जो फार्मर्स की डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे वो कम हो जाएगी, प्लस जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल में की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और प्लस ये जो है प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, तो इसके तहत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, और उसका यूज़ वो जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कर सकती हैं। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए जो है इस ड्रोन स्कीम का यूज़ किया जा सकता है। और ड्रोन्स में कई तरह के जो सेंसर्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, और वो सेंसर जो हैं वो सॉइल की हेल्थ को कई पैरामीटर्स पे मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि उस सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, या उस सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है वो कितना है। तो ये सभी जो है हम एक ड्रोन की हेल्प से कर सकते हैं, और इसी डाटा को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमको अपने खेत के लिए कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, ताकि कम से कम हम वेस्ट को मिनिमाइज़ करें और जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज़ करें। इसके अलावा ड्रोन्स का यूज़ जो है टारगेटेड सीडिंग के लिए भी किया सकता है, वीड कंट्रोल के लिए भी किया सकता है, और जो सॉइल में कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं उसको कम करने के लिए भी किया सकता है। प्लस हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सुधार ला सकते हैं, जैसे कि नो टिल फार्मिंग करें, यानी कि जब भी फार्मिंग करें तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा गड्ढा न खोदें। इसके अलावा हम नेचुरल कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और बिहार सरकार के द्वारा भी जो है कई स्टेप लिए गए हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को लिमिट करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम जो है बिहार गवर्नमेंट लेके आई है, और इस ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम के तहत बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इस प्लान में इन 13 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 20,000 एकड़ ऑफ जो लैंड है इनको फुली कन्वर्ट करने का प्लान है, कि इनको केमिकल फर्टिलाइज़र से अब यहाँ पे जो है सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, और इसके लिए किसानों को 11,500 रुपये पर एकड़ जो है वो पहले वर्ष में दिए जाएंगे।
इसके अलावा कुछ और स्कीम है जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये सॉइल की इन्फॉर्मेशन देगी किसानों को, यानी कि सॉइल का सैंपल लिया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा और जो एक्सपर्ट्स होंगे वो एनालाइज करेंगे कि सॉइल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और उसी कंडीशन के बेसिस पे फार्मर्स को ये रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी के लिए एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा, और ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये इन किसानों को बताएगा उनके सॉइल की कंडीशन के बारे में, और उसी बेसिस पे ये किसान जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं फार्मिंग के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम जो है 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम के तहत फार्मर्स को जो है कोई भी फीस जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो सॉइल टेस्टिंग की जा रही है वो बिल्कुल फ्री होगी, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। और जो सॉइल सैंपल है ये खेत के चारों कोने से लिए जाएंगे, प्लस बीज से भी लिया जाएगा, और ज़मीन के लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे से जो सॉइल सैंपल है ये टेस्ट करने के लिए लिया जाएगा। और टेस्टिंग के बाद सॉइल की कंडीशन को क्लासीफाई किया जाएगा लो, मीडियम या हाई में। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड होगा ये सॉइल की कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी किसानों को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इस योजना का लक्ष्य ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए और जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, जिसकी वजह से जो सॉइल की हेल्थ है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके तहत नीम कोटेड यूरिया का यूज़ किया जाएगा। नीम कोटेड यूरिया जो होता है ये नाइट्रोजन के रिलीज़ को स्लो कर देता है और प्लांट्स को जो है काफ़ी टाइम तक नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल करवाता है, यानी कि जो नाइट्रोजन के वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो नीम कोटेड यूरिया क्या करेगा कि उस नाइट्रोजन के रिलीज़ को जो है स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से जो प्लांट के रूट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स की नीड है वो कम हो जाती है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो इस स्कीम के तहत जो है ऐसे न्यूट्रिएंट्स खरीदने के लिए जो है सरकार पैसे प्रोवाइड करेगी जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये स्कीम जो है ये बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ को प्रमोट कर रही है और नाइट्रोजन पे जो ओवर रिलायंस है उसको रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो लंबे टाइम पीरियड के लिए हम देखेंगे तो सॉइल की हेल्थ डिक्रीज़ करेगी। और इसीलिए सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं ताकि जो सॉइल की क्वालिटी है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, और जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे अब वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।